गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है पीसीएस सारथी चैनल पर। इस पॉलिटी की श्रृंखला में जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज पार्लियामेंट, संसद। संसद की भूमिका क्या है, संसद के अंग क्या है, संसद के कार्य क्या है, क्या वाकई संसद हमारी भावनाओं को व्यक्त करने वाली संस्था है? इट्स अ वॉइस ऑफ द पीपल, इट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, कैन इट फुलफिल द ड्रीम ऑफ द नेशन? लेट्स डिस्कस ऑन दिस मैटर। आइए इस विषय पर बात करते हैं कि क्या ये हमारी सपनों का मंदिर है? क्या हमारे देश के राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाने वाली संस्था है? कैन इट बी कनेक्ट विद द पीपल? क्या ये वाकई जनता से जुड़ी है? जस्ट रिटर्न ऑन अवर प्रेम्बल वी द पीपल? ये क्या केवल ये लिखा हुआ है कि हम भारत के नागरिक एंड वी आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द पावर, वी डेलीगेट अवर पावर टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और हम अपनी शक्ति अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं। तो ये है क्या, किस तरह प्रक्रिया होती है, किस तरह कानून बनते हैं, ये सारा विषय इस संसद का है। क्लियर है? उसके पहले हमें थोड़ा सा महान्यायवादी बचा हुआ था हमारा, जो हम कंप्लीट करना चाहेंगे बहुत शॉर्ट में, 2 मिनट में, ज्यादा नहीं लगेगा। हमारा एक महान्यायवादी एग्जीक्यूटिव में छूट गया, तो मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से कर लेते हैं, फिर हम पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है? आर्टिकल 76 में दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, प्रथम विधि अधिकारी है। प्रथम विधि अधिकारी कौन बन सकता है? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता क्या चाहिए? योग्यता बहुत ही सिंपल सी योग्यता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को चाहिए वो इनको चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा वो अटॉर्नी जनरल बनेगा। टर्म क्या होगा उसका? कार्यकाल, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति खुश है तब तक वो बना रहे। प्लेजर वर्ड ऐसा समझ लीजिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करें। ठीक है? कब तक करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अपॉइंट कौन करेगा? नियुक्ति, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति जी, करेंगे उसकी नियुक्ति, राष्ट्रपति महोदय उसकी नियुक्ति करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है जो ये काम करेगा। इशू ये आता है कि काम क्या है इस बंदे का, करता क्या है? तो अपीयर इन एनी कोर्ट, अपीयर इन एनी कोर्ट, किसी भी न्यायालय में जा सकता है। क्यों जाएगा किसी भी न्यायालय में? सरकार का पक्ष रखने के लिए। मतलब सरकार का वकील है, ऐसा आप समझ लीजिए। लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट का, ठीक है? सरकार का वकील है महान्यायवादी, सरकार की तरफ से लड़ने का काम करता है, सरकार का पक्ष रखता है। किसमें? लॉ मैटर में रखने का काम करता है। समझ में आ रही बात आपको? तो जितने भी कानूनी मैटर हैं सब में ये काम करेगा, लॉ मैटर में रखने का काम करेगा। कौन? समझ में आ रहा है? दूसरा, सलाह देगा, किसी भी लीगल मैटर पर सलाह देगा, कानूनी मसले पर
सलाह देने का काम कौन करेगा? ये करेगा। तो जो भी कानूनी मसला होगा उस पर सलाह देने का काम ये करेगा। एंड अदर वर्क, अन्य कार्य। अन्य कार्य कैसे? क्या कोई भी काम? क्या कोई भी कार्य करेगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान कहेगा, जो विधि के अनुसार होगा, विधि के अनुसार होगा, वो सारे कार्य करेगा एज पर लॉ के अकॉर्डिंग करेगा। जो राष्ट्रपति बताएंगे एज असाइंड बाय द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति महोदय बताएंगे वो सारा काम अटॉर्नी जनरल करेगा। और क्या करेगा? उसके एक और राइट है उसके पास, अटेंड द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सत्र को अटेंड करेगा। स्पीक, ही कैन स्पीक एट इन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद में बोल भी सकता है बट नो वोटिंग राइट, परंतु उसको वोट डालने का अधिकार नहीं। नो वोटिंग राइट्स, उसको वोट डालने का कोई भी अधिकार नहीं। इन इंग्लैंड द अटॉर्नी जनरल इज अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। इंग्लैंड में वो कैबिनेट का मेंबर होता है अटॉर्नी जनरल। इंडिया में ऐसा नहीं। ये काम बहुत है भाई इसकी, है ना? क्या कहना आपका? बेचारा अकेले खुद कर लेगा सारे काम? सारे काम कर पाएगा? हेल्प के लिए उसको कौन चाहिए? क्या चाहिए? इसकी हेल्प के लिए, सहायता के लिए कुछ टीम चाहिए। उसमें से टीम का पहला बंदा है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल की हेल्प करने के लिए चाहिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, संवैधानिक पद है। कि कैसे पद है? संवैधानिक पद है, महान्यायवादी। और जबकि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये दोनों लीगल पोस्ट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, विधिक पद। क्लियर है? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। ये कौन सा पद है? ये विधिक पद है। इसके लिए लॉ ऑफिसर रूल 1987 बना था इन दोनों के काम करने के लिए। लॉ ऑफिसर रूल 1987 किसके लिए? फॉर सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो हेल्प करने का काम करते हैं। किसको? अटॉर्नी जनरल। खत्म हो गई बात, अटॉर्नी जनरल कंप्लीट। ठीक है, इनके भी अपने ऑफिस होते हैं। चलिए अब बात करें संसद पर। हमारा जो मूल विषय है उस पर आते हैं। कुछ छूट गया था इसलिए हमने इसको कवर किया। ये नोट कर लेंगे कौन कौन सॉलिसिटर जनरल रहे। पहले रहे MC सीतलवाड़, मोती लाल, चिमन लाल सीतलवाड़। उस समय PM, इस मैंने PM भी लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये AG लिख दिए मैंने, अटॉर्नी जनरल लिखा है यहाँ पर AG। और उस समय PM कौन थे? फिर वही है AG, और फिर PM कौन थे वो लिख दिया। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। कोई डाउट? चलिए ठीक है। अब बात करते हैं सरकार। सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं हमारे सरकार के। कितने ऑर्गन होते हैं? 3 ऑर्गन होते हैं। और हमारा जो देश है वो देश है संसदीय शासन प्रणाली का। हमारा देश कैसा है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है जहां पर 2 हेड होते हैं और एक्चुअल हेड PM होता है। पहला उसका फीचर हो गया। दूसरा फीचर होता है नॉट फुली सेपरेशन ऑफ पावर। शक्ति का पूर्ण पृथक्करण नहीं होता। नॉट फुली सेपरेशन ऑफ पावर, नो, नॉट फुली सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर लाइक USA। अमेरिका में ये 3 ऑर्गन है, 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। लेजिस्लेटिव,
एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 पार्ट होते हैं। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ बनाना। इसका काम है लॉ को लागू करना। इसका काम है एवेल्युएट करना वो कानून सही बना है कि नहीं बना। कानून बनाने की जिम्मेदारी लेजिस्लेटिव की है, उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की है, और कानून ठीक बना कि नहीं बना इसको चेक करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की। ये कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, दीज पावर नॉट इन अ वन हैंड। ये शक्तियां किसी एक के हाथों में ना होकर अलग अलग हाथों में होना चाहिए, कहा था मॉन्टेस्क्यू ने। यहां से दुनिया शुरू हुई और धीरे धीरे इनमें विभाजन होना शुरू हो गया। इस शक्तियों का पृथक्करण होना बहुत जरूरी है। तो हमने बोला कि नॉट फुली सेपरेशन ऑफ पावर लाइक यूएसए। अमेरिका में यहां का बंदा यहां नहीं आएगा, यहां का यहां नहीं। इंडिया में क्या है? जो लेजिस्लेटिव में है वो एग्जीक्यूटिव में है, जो एग्जीक्यूटिव में उसकी लेजिस्लेटिव में होना जरूरी है। मतलब मंत्री वही बनेगा जो किसी सदन का सदस्य होगा। सही है ना? मंत्री कौन बनेगा? जो किसी हाउस का मेंबर होगा। नहीं हो भैया अगर किसी हाउस के मेंबर, तो 6 महीने बन जाओ। ठीक है, मतलब हमारे यहां जो लेजिस्लेटिव मेंबर है वही एग्जीक्यूटिव है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य भी है और एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी है, लेजिस्लेटिव का मेंबर भी है। तो कुल मिला के इंडिया में फुली सेपरेशन नहीं। क्लियर है? पूर्ण पृथक्करण भारत में नहीं है। हमारे एक मेंबर दोनों जगह मिल जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है। एक फीचर और क्या है हमारे यहां? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं इंडिया में। क्या मतलब हुआ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का? अरे भैया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि जब भी कानून बनना होगा तो आपसे थोड़ा ना पूछेंगे, संसद में बनेंगे। क्या हम बनाते कानून? क्या आपसे पूछा जाता है कि वुमेन रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है? क्या हम लोग जब यस या नो करते तब वो लॉ बनता है? ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मतलब हम लॉ मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्ट भाग नहीं लेते। कानून बनाने की प्रक्रिया में हम सीधे सीधे भाग नहीं लेते। हम क्या करते हैं? पता कर लेते भाई किस कमरे में कानून बन रहा है। तो उन्होंने बोला ये लेजिस्लेटिव वाले कमरे में कानून बन रहा है। कहां बन रहा है? लेजिस्लेटिव। तो ना ठीक है भाई, हम तो जा नहीं सकते, 150 करोड़ जनता तो वहां जाएगी नहीं। अपना अपना एक आदमी भेज दो यार, हर एरिया से भेज दो, हर राज्य से भेज दो, और सबका वेटेज बराबर होना चाहिए लगभग, मोरलेस। तुम्हारे से जितनी जनसंख्या वेग जा रहा हमारे यहां से भी मोरलेस जाएगा। पर कुछ छोटे राज्यों में तो अपन थोड़ा बहुत उसमें कंजूस मतलब वो एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो हमने अपने आदमी को भेज दिया वहां पर। अब हमारा आदमी कौन? वोटिंग के थ्रू जिसको हमने इलेक्ट किया है वो बंदा जाके लेजिस्लेटिव में बैठ जाएगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? और वो लेजिस्लेटिव में जाकर हमारे लिए लॉ बनाएगा, हमारी एस्पिरेशन को समझेगा, हमारी नीड को समझेगा, हमारी डिजायर को समझेगा। दिट मीन्स लेजिस्लेटिव रिफ्लेक्शन ऑफ द सिटीजन ऑफ कंट्री। इट्स अ वॉइस ऑफ अ नेशन। लेजिस्लेटिव क्या होती है? जनता की आवाज होती है। हमने जिनको चुनकर भेजा है वो हमारे हित का सोचते हैं, वो हमारे वृद्धि विकास, देश विकास का, राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता की चिंता करने वाला हाउस है लेजिस्लेटिव। इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि हम डायरेक्ट रूल नहीं बनाते, हमने जिसको चूज करके भेजा है इन वो लोग जाकर हमारे लिए लॉ बना दे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड नहीं है जहां पर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाएं। अब एक क्वेश्चन आएगा मेंस में, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडिया फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए भारत में चुनौतियां क्या है? मैं आपको एक बताता भी जा रहा हूं क्या चुनौती होगी, आप खुद कॉमन सेंस लगाएंगे। अरे यार जैसे उदाहरण के लिए मैंने बोला भाई कल को जीएसटी लागू होनी है, तो इशू आएगा जीएसटी तो लागू हो जाएगी, सबको वोट करा लेते हैं। तो पहले तो भैया समझाओ जीएसटी क्या होती है। अवेयरनेस इज अ बिग इशू। इलिटरेसी, निरक्षरता इज अ बिग इशू। इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है टैक्स, वो कैसे समझाओगे? सेकंड, मल्टीपल लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेज। नेक्स्ट, हमें क्या करना है? हमारे ऊपर नहीं आ रहा जीएसटी, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर एक्सपेंसिव, बहुत खर्चा है इतनी सारी जनसंख्या को कराने के लिए। सो इट्स नॉट इजी टू implement or apply direct democracy in such a large country like India.
It can be applicable in small countries, in European countries where the literacy is 100%, where the net connectivity is 100%. या कनेक्टिविटी चाहिए ना, पता पड़ा 6 महीने तो प्रचार ही चलेगा, जीएसटी समझा रहे हैं हम सबको। वहां क्या नेट पे जाएगा, उसमें कंटेंट अपलोड रहेंगे, क्या होती है जीएसटी, सर्च करो, जवाब दे दो। ये बड़ा चैलेंज है, इसलिए हमने क्या किया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा हमारे क्या है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। बहुदलीय लोकतंत्र, मतलब जैसे कि इंग्लैंड में, अमेरिका में 2 पार्टी होती है, चाइना में 1 पार्टी होती है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अपनी पार्टी बनाओ, आओ चुनाव लड़ो। सबको अधिकार है हमारे यहाँ दल बनाकर चुनाव लड़ने का, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं। समझ में आ रही बात आपको? दूसरा हमारे यहाँ क्या है, केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, पर इन द फेवर ऑफ सेंटर। तो लगभग एक जैसा है, परंतु कभी समस्या आई तो केंद्र की तरफ ज्यादा है। दैट्स व्हाई इंडिया नोन एज क्वासी फेडरल। इसलिए भारत क्या है, क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय। भारत क्या है, अर्ध संघीय। तो जी समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट? चलिए इसको मिटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने लिखे। चलिए अब बात आती है कि जो पार्लियामेंट है वो कहां आएगी, यहां यहां यहां। तो पार्लियामेंट आएगी लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, यहां आएगी संसद। यहां बैठेंगे पीएम प्लस मंत्री परिषद। यहां होगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, हमारे यहां लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, विधायिका केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर बटी हुई है। सेम चीज यहां पर भी, एग्जीक्यूटिव भी, सेंटर, केंद्र को इंग्लिश में लिख दिया मैंने सेंटर, राज्य को लिख दिया स्टेट, और लोकल अथॉरिटी में डिवाइड। बट जुडिशरी अवर इंटीग्रेटेड, पर हमारी न्यायपालिका एकीकृत है। बेसिक चीजें मैं समझा रहा हूं हमारी न्याय, क्योंकि ये अगर आपको इस बारे में और डेप्थ में जाकर डिटेल देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, मैंने इनिशियल लेवल पे बनाए हुए। अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, अगर आप वहां देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है? तो हम आज लेजिस्लेटिव की बात करने हैं, विधायिका की बात करने हैं, पर हमारे यहाँ क्वासी फेडरल है। हाउ वी आर क्वासी फेडरल, कितना क्वासी फेडरल है उस पर हम बात करेंगे। हम क्यों कहते हैं कि भारत में पार्लियामेंट्रियन सिस्टम, उस पार्लियामेंट्रियन सिस्टम का मतलब क्या है इंडिया में, उस बात को हम यहां समझना चाहते हैं। ठीक है, क्या है ये पार्लियामेंट्रियन सिस्टम, या हम क्वासी फेडरल क्यों वर्ड यूज करते हैं, सॉरी क्वासी फेडरल नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर पूरा क्यों नहीं, शक्ति पृथक्करण नहीं है हमारे। क्या होता है, जो हमारे यहां लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर होगा वो मंत्री बनेंगे। मतलब जिसकी यहां मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, जिसका लोकसभा में बहुमत होगा उसकी एग्जीक्यूटिव होगी। ठीक है, उसका लीडर जो होगा मेजॉरिटी पार्टी का वो यहां पीएम बनेगा। तो पीएम जो है वो एक हाउस ऑफ द पीपल का मेंबर भी है और एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी है। मतलब कार्यपालिका और विधायिका में कॉमन मेंबर है।
जबकि हम बोलते हैं कि दोनों में अलग अलग शक्तियां होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। लेकिन पीएम कौन बनेगा? जिसकी मेजॉरिटी लोकसभा में होगी। पीएम कौन बनेगा? जिसकी मेजॉरिटी लोकसभा में होगी। मंत्री कौन बनाएगा? पीएम मंत्री बनाएगा। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किसके कहने से करेगा? प्रधानमंत्री। मतलब सारा काम मेजॉरिटी वाले का है। अच्छा, अगर किसी की यहां मेजॉरिटी है और अगर इनको कोई कानून पास कराना, कोई कानून बनाना है, तो कोई टेंशन ही नहीं ना, उनको पता है हमारी यहां मेजॉरिटी है, पास हो ही जाएगा। इट मींस लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव इक्वल होगी दोनों। अगर किसी के पास कंप्लीट मेजॉरिटी है, फुल मेजॉरिटी है, तो जो कानून चाहे वो पास करा सकता है, जो नियम बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इट मींस एग्जीक्यूटिव ही हैंडल कर रही है रूल बनाने में। इसलिए इंडिया में जो लेजिस्लेटिव होती है, वहां पर जो कानून बनाने का प्रस्ताव होता है वो दो तरह के लोग पेश करते हैं। एक कहलाते गवर्नमेंट मेंबर, सरकारी सदस्य, एक कहलाते नॉन गवर्नमेंट मेंबर, और एक से प्राइवेट मेंबर, निजी सदस्य। जो मंत्री होते हैं, वो सरकारी सदस्य होते हैं। जो गैर मंत्री होते हैं, जो मतलब जो कार्यपालिका में नहीं है, वो निजी कहलाते हैं। जैसे अभी नरेंद्र मोदी सरकार है, उसमें अगर कोई बीजेपी का सांसद जो मंत्री नहीं है, वो प्राइवेट कहलाएगा। दोज हु आर नॉट इन गवर्नमेंट, जो सरकार में नहीं है, वो सब निजी है। इसलिए भारत में जितने भी प्रपोजल, जितने भी कानून बने हैं, वो सब अधिकतर गवर्नमेंट मेंबर के बने हैं। गवर्नमेंट मेंबर के बने मतलब एग्जीक्यूटिव ने बनाए। कार्यपालिका ने जो सोचा वो बन गया। अभी तक देश में केवल 14 कानून ऐसे बने हैं जो प्राइवेट मेंबर ने प्रेजेंट किए, ओनली 14, जबकि 17वीं लोकसभा चल रही है, तो हर लोकसभा में एक नहीं बन पाया। जबकि हर साल में मिनिमम 3 सेशन होते हैं, 5 साल में 15 सेशन होते हैं। इस 17वीं लोकसभा चल रही, 17 का गुणा 15 में कर लीजिए, उतने सेशन हो चुके होंगे, लगभग 255 सेशन हो चुके हैं। इस 255 में सिर्फ 14 लॉ बने हैं प्राइवेट में, मतलब एग्जीक्यूटिव का बोलबाला है, डोमिनेंस है। इसलिए हम कहते हैं हमारे देश में शक्ति का पूर्ण पृथक्करण नहीं। बात समझ में आ रही है? शक्ति का पूर्ण पृथक्करण भारत में नहीं है, कि है पृथक्करण, हमें तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है? ये सेपरेशन कब दिखता है? जब मेजॉरिटी नहीं होती है। इसका तो कोई भी लॉ बना सकते हैं। इसका मतलब लेजिस्लेटिव बहुत पावरफुल है, लेजिस्लेटिव से बड़ा कोई नहीं है, ऐसा कह सकते हैं क्या? आगे देखते हैं इस पर। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं पार्लियामेंट, संसद। ये संसद भवन आपको दिख रहा है, इस संसद भवन का उद्घाटन 1921 में हुआ था, 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था। ड्यूक ऑफ कनाट, जिनके नाम पे कनाट प्लेस बना हुआ दिल्ली में, उन्होंने इसका लेट द फाउंडेशन, नींव रखी थी, नींव रखी, बनाया नहीं था ना, लेट द फाउंडेशन ब्रिक, फाउंडेशन स्टोन, तो पत्थर रखा था। तो 1921 में वो किया था, और तैयार कब हो गया था? 1927। उद्घाटन किसने किया? इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। इसका डिजाइन किसने किया था? इसका डिजाइन किया था हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने किया था। मतलब हमारे यहां कोई डिजाइन करने वाला था नहीं क्या? अरे भैया, ये डिजाइन कुछ नहीं किया है, डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना में मंदिर से लिया गया डिजाइन है। मुरैना का अगर आप मंदिर देखेंगे, 64 योगिनी मंदिर, उसकी कॉपी है। 64 योगिनी मंदिर से लिया गया डिजाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया आपको, ठीक है? मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से लिया गया। लिख लिया 1901 में इसको
गेट द फाउंडेशन, इनॉग्रेट बाय लॉर्ड इरविन 1920। 6 साल लगे लगभग बनने में। कितना समय लगा? 6 ईयर लगे लगभग। टोटल खर्चा कितना? टोटल कॉस्ट 83 लाख, 83 लाख रुपए खर्च हुए। सब नोट करते आइएगा ना, क्योंकि अभी मिटाना पड़ेगा तो फिर आपके से इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, 83 लाख रुपए खर्च हुए। रेड सैंडस्टोन से बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। टोटल इसमें 144 पिलर है। ये देख रहे हैं ना, ये कितने पिलर है? टोटल 144 खंबे हैं। 144 खंबे बने हुए इसमें। 6 एकड़ में करीब फैला हुआ है। ठीक है, 12 एंट्री गेट है इसमें, और एक सेंट्रल कक्ष है, केंद्रीय कक्ष है। केंद्रीय कक्ष, सेंट्रल हॉल कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इसको सेंट्रल हॉल है। ठीक है, इसके 3 तरफ और कमरे, सेंट्रल हॉल बीच में, इसकी तरफ एक तरफ लोकसभा वाले बैठ जाएंगे, एक तरफ राज्यसभा बैठ जाएंगे, एक तरफ पुस्तकालय लाइब्रेरी हो जाएगी। ये बना हुआ संसद भवन। ठीक है, जब भी ज्वाइंट सेशन होता है तो कहां होगा? सेंट्रल हॉल में ज्वाइंट सेशन। क्लियर है? अब बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मूर्तियां, पेंटिंग्स लगी हैं, वो एक लंबी लिस्ट है उसकी, वो लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है, जिसको हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। क्या नाम है उसका? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? 86 एकड़ में है। संसद भवन को नया किया जाएगा, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को तोड़कर फिर से बनाया जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी संसद भवन की छोटी सी इनिशियल स्टार्टिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये हमारा संसद भवन है, मतलब हमारी जो लेजिस्लेटिव है, विधायिका कहते हैं। तो बार बार बोल रहा हूं, विधायिका हमारी केंद्र में भी है, राज्य में भी है। मेरे इनिशियल वीडियो देखिए, एक एक डिटेल मिलेगा आपको। लोकल भी है, लोकल मतलब नगर पालिका में भी है और पंचायत पर भी है। ये 3 टायर है, दोनों त्रिस्तरीय है। यहां पर होती है विधानसभा और विधान परिषद। यहां विधानसभा होती है और विधानसभा, यहां होती है हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। साथ में एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम है प्रेसिडेंट। जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे लेजिस्लेटिव में राज्य में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए हमने लिस्ट बना दी है। जो सेंट्रल कानून बनाएगा, सेंट्रल कानून बनाएगा यूनियन लिस्ट पर, उसकी खुद की अपनी संघ सूची होगी। राज्य जो लॉ बनाएगा वो स्टेट लिस्ट पर बनाएगा। एक नॉर्मल समझ लीजिए, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और नगर पालिका बनाएगी अपनी 12th शेड्यूल के आधार पर, 12वीं अनुसूची के आधार पर, जिसमें 18 सब्जेक्ट दिए, 12 विषय दिए हुए। पंचायत बनाएगी 11th शेड्यूल पर, 11वीं अनुसूची पर, जिसमें टोटल 29 सब्जेक्ट दिए हैं, 29 विषय। इस तरह से भारत में लेजिस्लेटिव का भी डिसेंट्रलाइजेशन किया गया कि हम लॉ बनाने की ताकत को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो होगा। ये क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं दिखती है इंडिया में? यस, यू कैन से दैट, सी दैट डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन ग्राम सभा। ग्राम सभा में आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलेगी, जो पंचायत लेवल पर होता है, ग्राम पंचायत में, जहां पर सारे मतदाता मिलकर कानून बनाते हैं। इस बैठक में बैठते हैं सारे मतदाता, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सारे मतदाता
उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और ये सब मिलकर कानून बनाते हैं कि गांव में सड़क कैसे बनेगी, नाली कैसे बनेगी, लाइब्रेरी कैसे बनेगी, स्कूल कैसे बनेगा, सब बनाते हैं। और ग्राम सभा की कंपलसरी बैठक होती है 1st मंथ में, 4 मंथ में, 7 में, 10th में। 1st मतलब जनवरी, 4 मतलब अप्रैल, 7 मतलब जुलाई, 10th मतलब अक्टूबर। जागिए और अपने पावर को यूटिलाइज करिए और चेंज द विलेज। गांव बदलेगा, दुनिया बदलेगी। पर कब बदलेगा? जब आप जैसे लोग जो पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो विलेज में जाकर लोगों को एम्पावर्ड करेंगे। विवेकानंद का कहना है कि शिक्षित व्यक्ति को जरूरी है कि वो बाकी अशिक्षित को जागरूक करे, अन्यथा उसकी शिक्षा का क्या लाभ है। जब भी आपको टाइम, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, जब भी फ्री होते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो प्लीज ऐसा करिए। चलिए, तो यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, वो जुडिशियरी के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते। भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति, सारा कानून इसी को बनाना है, सारे नियम इसको बनाने हैं, तो उससे बड़ा पावरफुल कोई हो सकता है क्या? ठीक है, हमारी संसद जो है वो क्या है? वॉइस ऑफ द पीपल, जनता की आवाज है वो, नहीं है? जनता की आवाज कहते हैं संसद को भाई। नहीं कहेंगे उसको? नागरिकों का दर्पण है वो। वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने वाला है। तो सारी पावर किसके पास है? इसकी। तो कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी पोजीशन क्या है? क्या सब कुछ कर सकते हैं? राजेंद्र प्रसाद कहते हैं दिस पार्लियामेंट कैन फेस एनी चैलेंजेस इन द नेशन एंड रिजॉल्व वेरी इजीली। और बड़े आसानी से इसका हम सामना कर सकते हैं और बड़े आसानी से इसको समाप्त, इस संकट को दूर कर सकते हैं। इंग्लैंड में जो संसद है वो बहुत ताकतवर है। भारत में संसद ताकतवर है क्या इंग्लैंड की तरह? इंग्लैंड की संसद के बारे में डी लोमे नाम के व्यक्ति ने क्या कहा है? डी लोमे कहते हैं कि इंग्लैंड की संसद सब कुछ कर सकती है, केवल एक पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, बाकी दुनिया का हर काम कर सकती है। इतनी पावरफुल है इंग्लैंड की संसद। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है इंग्लैंड में। क्या है इंग्लैंड में? इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता है। तो संसद से बड़ा कुछ नहीं है, संसदीय सर्वोच्चता है। संसद ही सर्वोपरि है और संसद ही सभी प्रकार के कानून बना सकती है। समझ में आ रही बात आपको? संसद के पास सभी प्रकार के कानून, और उसी इंग्लैंड का मॉडल तो हमारे यहां आया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली, वही तो इंग्लैंड से ली गई। तो क्या हमारी संसद भी इतनी ताकतवर है? क्या हमारी संसद के पास भी इतनी शक्ति प्राप्त है? सुभाष कश्यप कहते हैं कि भारत में सोवरेनिटी, ताकत जनता के हाथ में है। पार्लियामेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पावर। संसद उस शक्ति का एक निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट मात्र, बाकी ताकत जनता के हाथों। तो संसद हमारे यहां क्या वहां की तरह सर्वोच्च है? देखें तो इंग्लैंड में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, इसलिए जो संसद कहती है वही माना जाता है। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक लिखित संविधान है और दूसरा हमारे यहां न्यायपालिका है भैया, नहीं है न्यायपालिका। हमारे न्यायपालिका क्या है? केशवानंद याद करिए, केशवानंद भारती, केशव भारती 1973 केस,
कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट शैल नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद जो चाहे वो कर सकती है, परंतु मूल ढांचे में परिवर्तन है। जो संसद कहां से सर्वोच्च हो गई। बात समझ में आ रही है। तो हमारी संसद पर लिमिटेशन क्या क्या है, वो लिमिटेशन देखते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑन इंडियन पार्लियामेंट। ये सब मेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे आपको कि भारतीय संसद पर क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या अंकुश हैं, अंकुश भी कह सकते हैं कि भारतीय संबंध पर रोक क्या है, सीमा क्या है संसद पर क्या क्या सीमाएं हैं। पहली सीमा है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सब लिखा है भैया, कुछ भी ऐसा नहीं कि क्लियर ना हो। आपको वही काम करना जो लिखा है, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ किसकी सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, सबसे पावरफुल कौन है, संविधान। इसके विरुद्ध थोड़ी ना जाओगे भाई। घर में जब हमारे पिताजी ने लिखित नियम बना दिए हैं, आपको पूरी पावर दे दी है, पर क्या उस लिखित नियम को तोड़ोगे क्या, इतने सालों से चला आ रहा है। अरे भाई जरूरत होगी तो अमेंड करो, और अमेंड करना इतना इजी थोड़ी ना, सारे घर के मेंबर इकट्ठे करोगे तब कहीं अमेंड होगा, अकेले अमेंड कर लोगे क्या, ऐसा नहीं। तो हमारे यहाँ क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है, संशोधन। संशोधन इतना इजी नहीं है। अगर आपको संशोधन करना है तो कुछ संशोधन इसमें जिसमें केंद्र को राज्यों का भी साथ चाहिए। ऐसे संबंध जो केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित कर रहे हैं, उसके लिए आपको राज्यों का साथ भी चाहिए। आप अकेले संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है। इतना आसान नहीं है संविधान में संशोधन करना। ठीक है, तो हमारे पार्लियामेंट पे ये लिमिटेशन है हमारे यहाँ। और अगला लिमिटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, जो बहुत पीछे पड़े रहता है भाई वो। ठीक है, तीसरा है जुडिशियल रिव्यू। इसको लेकर बहुत एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में झगड़ा चलता रहता है। जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 13, 32, 226, 3 आर्टिकल ऐसे हैं। आर्टिकल 13, 13 कि भाई जो भी कानून बनेगा, न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि उस कानून को चेक करेगी कि वो मूल ढांचे के विरुद्ध तो नहीं है, संविधान की प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्योंकि लास्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ इज जुडिशरी। कानून का अंतिम निर्वचन करता कौन है, जुडिशरी। कोई कानून लीगल है या नहीं, इसको जुडिशरी तय करेगी। समझ में आ रही बात यहां पर। तो इस तरह हमारे ऊपर क्या लगा हुआ है, कहीं ना कहीं लिमिटेशन बने हुए हैं। फिर भी संसद की सर्वोच्चता कहीं ना कहीं है, और बीच बीच में संसद और न्यायपालिका को लेकर टकराव होता रहता है। जो टकराव लोकतंत्र की दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, पर अगर बहुत लॉजिकली देखा जाए तो न संसद को ताकतवर होना चाहिए, न न्यायपालिका को होना चाहिए। जो भी हो वो जनता के हित में होना चाहिए, और जनता के हित में संभवतः ज्यादा बेहतर कार्य संसद करेगी, जैसा कि कॉन्सेप्ट है, जैसा कि नेचर है। तो संसद पर ही हम लोग चुनकर भेजते हैं, हम न्यायपालिका में लोगों को चुनकर नहीं भेजते। कहां भेजते हैं, संसद में भेजते हैं। इसलिए वो ही हमारी मांगों को पूरा करेंगे, वो ही हमारी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। कौन करेंगे, वही लोग करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो लोग जब बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तब उसका रोल जुडिशरी को निभाना पड़ रहा है। जब वो लोग इतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को वो काम करना पड़ रहा है। और जब जुडिशरी वो काम करती जो काम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को करना था, तो हम कहते जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूं सारी चीजों को, पढ़ जरूर हम संसद रहे हैं, पर जोड़िए सब चीजें। जुडिशियल क्या आ गया, एक्टिविज्म आ गया, न्यायिक सक्रियता आ गई। और ये न्यायिक सक्रियता क्यों आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्वाचित पदाधिकारी जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर, दे आर नॉट फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ अ कॉमन मैन। यदि आप जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हो, तो किसी को क्या जरूरत थी न्यायपालिका जाने की।
और न्यायपालिका में क्वालिटी डिलीवरी, स्पीडी ट्रायल हो रहा है, जल्दी हो रहा है, जबकि यहां प्रशासनिक दृष्टिकोण से देर लग रही है, इसलिए जनता वहां जा रही। लेकिन ये शॉर्टकट ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। तरीका वही होना चाहिए कि आपका दबाव अपने निर्वाचित प्रतिनिधि और पब्लिक सर्वेंट यानी लोगों पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर होना चाहिए। पर अगर एक ट्रेंड डेवलप हुआ तो कहीं ना कहीं इट्स अ फेल्यूर ऑफ दीज थिंग्स। इट मस्ट बी स्टॉप इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। क्लियर? ज्यादा समझ में आ गया आपको? भारतीय संविधान की संवैधानिक स्थिति सब कुछ महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद को बहुत शक्तियां दी गई हैं, सर्वोच्च है, परंतु जन वो वह काम नहीं कर सकती जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। और न्यायपालिका उसको चेक एंड कंट्रोल का काम करती। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, चेक एंड बैलेंस का काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी संसद जो है वो आर्टिकल 79 में दी गई है। एक मिनट, आर्टिकल 79 कहता है कि संसद बनती है हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट को मिलाकर बनती है। ये तीन व्यक्ति हैं जिनसे मिलकर, तीन संस्थाएं जिनसे मिलकर बनती है, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, इनसे मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है। कौन कौन है? हाउस ऑफ पीपल, ये सारे। समझ में आ रहा है आपको? तो किसमें लिखा है? आर्टिकल 79 में लिखा है। ध्यान से सुनिए। और हाउस ऑफ पीपल जो है वो डायरेक्ट इलेक्टेड हाउस है। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, हिंदी में भी सॉरी लिख देता हूं, प्रत्यक्ष निर्वाचित, डायरेक्ट इलेक्टेड है। मतलब हम लोग जिसको चुनकर भेजते हैं वो कहां बैठते हैं? लोकसभा में। ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, इसको हम नहीं चुनते हैं, ये राज्य के विधायक चुनते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्टेड। ठीक है, इसको लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। इसको अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा हम कहते हैं। समझ में आ रही बात आपको? उच्च सदन निम्न सदन जैसा कहीं पर हमारे संविधान में नहीं लिखा है। ठीक है, ये प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, क्षेत्र से एक व्यक्ति आता है। ठीक है, यहां पर राज्य से आते हैं। इसलिए राज्यों के प्रतिनिधि हैं, राज्यों के प्रतिनिधि हैं। ये जनप्रतिनिधि, ये जनता के प्रतिनिधि। दीज आर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। ये पॉपुलर हाउस है, यहां पर प्रसिद्ध लोग आते हैं। ये एक्सपर्ट है, हाउस ऑफ एक्सपर्ट, विशेषज्ञ लोग आते हैं। ठीक है, मतलब हमारी संसद में दो हाउस है, जिसको हम बाय कैमरल सिस्टम कहते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा जगह कम पड़ रही है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, है ना? तो ये अस्थाई है, टेम्पररी हाउस है, ये परमानेंट हाउस है, ये स्थाई है, वो क्या है? अस्थाई। प्रेसिडेंट हम पढ़ चुके, इसको नहीं पढ़ रहे, इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम 552 मेंबर हो सकते हैं, अभी वर्तमान में 545, जिसमें से 530
स्टेट से आते हैं, 13 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, 2 एंग्लो इंडियन नाम मनोनीत होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इन्हें कौन चूज करता है? इन्हें इलेक्ट करता है, मनोनीत नहीं करता है, नॉमिनेट नहीं करता, इलेक्ट करता है। कौन? जनता करती है, हम करते हैं इसको। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 250 होते हैं, वर्तमान में 245। 233 स्टेट से आते हैं, इलेक्टेड होते हैं। कौन इलेक्ट करता है? एमएलए, एमएलए ऑफ स्टेट, राज्य के विधायक चुनते हैं। और 12 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। 12 मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति करता है। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत। एक खास बात देखेंगे, 104वां अमेंडमेंट हुआ, 104वां संशोधन। अब आने वाले समय एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होंगे, आने वाले समय में एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं। ये समझ में आ रहा है आपको? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगर हम इसको कंपेयर करें इंग्लैंड और यूएसए से, इंग्लैंड, यूएसए, तो इंग्लैंड में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको इंग्लैंड में? बताइए। इसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। इसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। यूएसए में, अरे सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट। इंग्लैंड, यूएसए, इंग्लैंड में इसको कहते हैं लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स, और लोकसभा को यूएसए में कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। इंग्लैंड में राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसको कहते हैं सीनेट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सीनेट कहते हैं। कंपेयर हो गया सारा कुछ, एक चार्ट बन गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ बात करते हैं हम राज्यसभा की। राज्यसभा दिया हुआ है आर्टिकल 80 में, दिया हुआ है राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में। जैसा कि नाम है, राज्यसभा मतलब होती है राज्यों की सभा। किसकी सभा होती है? राज्यों की सभा होती है। ठीक है, जिसको कहते हैं राज्यसभा। कितने मेंबर होते हैं? 245 मेंबर। बताया था मैंने पहले, 245 में से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। ये 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ये बनी हुई थी राज्यसभा 1919 के एक्ट से बनी हुई थी, इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इसका नाम पहले था राज्य परिषद, पहले इसका नाम था राज्य परिषद। 1954 में इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। एक अच्छा फैक्ट मिल गया ना आपको कि 1954 में इसका नाम क्या कर दिया गया? राज्यसभा इसका नाम कर दिया। ठीक है,
ये जो 12 लोग मनोनीत होते हैं ये 4 फील्ड के लोग होते हैं। 4 फील्ड में से किसी एक की होनी चाहिए, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है, नोट कर लिया यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट को कितनी सीट है, सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये 4th शेड्यूल में दिया हुआ है, 4थी अनुसूची में लिखा हुआ है। पर इशू आता है बेस क्या है, किस आधार पर दिए गए, क्या हर स्टेट को इक्वली सीट दी गई है कि स्टेट में जितनी पॉपुलेशन रहती है उसके अकॉर्डिंग दी गई है। मेरी बात समझ रहे ना, क्या जैसे यूपी को भी एक, एमपी को भी एक, झारखंड को भी एक, पंजाब को भी एक, तमिलनाडु को एक, असम को एक, मिजोरम को एक, जम्मू कश्मीर को, गुजरात को एक, ऐसा दिया गया है। हमारे देश में काउंसिल ऑफ स्टेट की जो सीट है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन दी हुई है, स्टेट वाइज नहीं है, उस स्टेट में रहने वाली जनसंख्या के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनसंख्या के आधार पर। समझ में आ रही? जबकि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में, इन दोनों में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया गया। मतलब समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, समान प्रतिनिधित्व, हर राज्य को बराबरी से हक है, हर राज्य को बराबरी से हक है। यूएसए में सीनेट हर राज्य 2 मेंबर भेजता है, 50 राज्य 100 मेंबर हो जाते हैं, पर इंडिया में पॉपुलेशन के बेस पर होता है। इसलिए यूपी में मैक्सिमम सीट है हमारे 31। यूपी में कितनी है, मैक्सिमम सीट है 31। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। थर्ड पे तमिलनाडु। ऐसे राज्य में जहां ओनली 1 सीट है, केवल 1 सीट है। नाम ले देता हूं, कैसे याद करेंगे, पहले तो प्रश्न ये होता है। गोवा याद कर लो, असम को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट। कैसे, आपने गोवा याद किया, असम भूल जाओ, नॉर्थ ईस्ट शुरू हो जाओ, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। खत्म हो गई कहानी। कठिन है नहीं है ना? ये राज्य ऐसे राज्य जहां 1 सीट है काउंसिल ऑफ स्टेट की। गोवा याद कर लो, बाकी असम को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अभी मामला बचा हुआ भाई, अभी तो बचा हुआ यूटी में है क्या लोग राज्यसभा की सीट, केंद्र शासित प्रदेश में है क्या, किसी यूनियन टेरिटरी में है क्या? अरे भैया, लेकिन प्रश्न आता है यूनियन टेरिटरी में तभी होंगे ना जब वहां विधानसभा होगी। जब विधायक नहीं तो कौन चुनेगा उनको? तो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी जहां विधायक है। दिल्ली, पौंडीचेरी। दिल्ली में कितनी सीट है, दिल्ली, दिल्ली में 3 सीट है। पौंडीचेरी, इसको पुडुचेरी भी कहते हैं, 1 सीट है पुडुचेरी में। अरे कल को भविष्य में जम्मू कश्मीर भी तो इसी तरह का बन रहा है, वहां 4 सीट होंगी। नोट कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में कितनी सीट होंगी, 4 सीट। समझ में आ रहा है? जम्मू कश्मीर में कितनी सीट होगी, 4 सीट। यहां तक कोई डाउट तो पूछिए। थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं।
इंग्लैंड और यूएसए से। यूएसए तो कर ही लिया है कि वहां पर हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया में पॉपुलेशन के बेस पर। इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और राज्यसभा में अंतर है। हाउस ऑफ लॉर्ड वंशानुगत होता है, हेरिडिटी वाइज होता है। एक बार बन गए जब तक मर नहीं जाओगे वही रहोगे। हमारे यहाँ एक मेंबर का टर्म 6 साल का है राज्यसभा में। एक मिनट मिटा दो इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, ले लिया? चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सीनेट और भारत, इंडिया। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने साल के लिए चुना जाता है एक मेंबर? एक मेंबर चुना जाता है 6 साल के लिए। ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड वंशानुगत है। बन गए, एक बार बन गए। राजाओं की सभा है भाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है। सीनेट जनरली 2 ईयर के लिए। यहां भी 1/3 रिटायर होते हैं, यहां पर ही 1/3 रिटायर होते हैं, यहां कोई रिटायरमेंट नहीं, बने रहते हैं। ठीक है, जीवन पर्यंत मेंबर होते हैं। ठीक है। दूसरा, यहां ये डायरेक्ट इलेक्टेड हाउस है अमेरिका में, डायरेक्ट इलेक्टेड, जनता चुनती है इसको। यहां एमएलए चुनते, यहां विधायक चुनते। ठीक है, और यहां जनता चुनती है। ये वंशानुगत होगा। एक बार समझ में आ रहा है आपको? डिफरेंस समझ में आ रहा है सब में? डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अमेरिका की जो सीनेट है वो धन विधेयक पर बराबर शक्ति रखती है। यहां पर धन विधेयक पर शक्ति नहीं। आपको लग रहा है भाई क्यों पढ़ा रहे हैं भैया, क्या जरूरत है, कोर्स में है क्या? पढ़ लो सिलेबस एक बार। लिखा हुआ है कंपेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज। भारत के संविधान की अन्य देशों से तुलना। ये आ जाएगा मेंस में, प्री में तुलना कर लीजिए। तो इसका मतलब है कि अमेरिकी सीनेट इज मोर पावरफुल देन इंडियन काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना यूएसए, उसको कांग्रेस भी कहते हैं। ठीक है। ये तो हाँ, एक और चीज, इसको जुडिशियल पावर भी है, न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। इन दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, नो जुडिशियल पावर। इन दोनों के पास कोई न्यायिक शक्ति। ये तीनों का कंपैरिजन हो गया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। ये भी परमानेंट है, स्थायी है, ये भी स्थायी है। क्लियर है? ये भी स्थायी है, ये भी स्थायी है। क्लियर है? मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। शेष हम कल पढ़ते हैं। इसके आगे ही कहानी लिखेंगे। संसद का भाग 2 करेंगे, इसमें हम पार्ट 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संडे को 9 बजे मैराथन क्लास, तैयार रहिएगा उसके लिए। जय हिंद, जय भारत।